My warm welcome to the honorable ministers. After the briefing, we will take questions relating to the cabinet only. Over to honorable minister, sir. नमस्कार मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीसीए की और कैबिनेट की बैठक हुई और मंत्रिमंडल समूह ने कुछ बड़े निर्णय आज किए हैं। पहला निर्णय तो मैं ये भी कहूँगा कि भाजपा का स्थापना दिवस है, तो एक तरह से तोहफा देश को देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दिन भी अच्छा है, निर्णय भी अच्छा है। डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, फार्मर सबको इसका लाभ मिलने वाला है। पेट्रोलियम विभाग से जुड़ा हुआ ये मामला है। ये निर्णय जो डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस है हमारी 2014 की, उसमें कुछ संशोधन करने का निर्णय किया गया है और इस निर्णय का सीधा लाभ पाइप नेचुरल गैस जो घरों में भी आती है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, या गाड़ियों में भी आप इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से लेके इंडस्ट्री से लेके फर्टिलाइजर प्लांट तक, इन सबको इसका लाभ मिलेगा। इससे गैस के दाम कम आएंगे, पीएनजी और सीएनजी के। इसकी थोड़ी विस्तार में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि डोमेस्टिक नेचुरल गैस की प्राइसिंग से संबंधित 2014 की गाइडलाइंस में आज संशोधन किया गया। अक्टूबर 2014 में जो अनुमोदित गाइडलाइंस के अंतर्गत देश में जो अनुत्पादित नेचुरल गैस थी, उसके दाम 4 अंतर्राष्ट्रीय गैस हब्स में नेचुरल गैस के दाम के वेटेड एवरेज के आधार पर निर्धारित किए जाते थे और ये 1 नवंबर 2014 में जब लागू हुई तो इसके आधार पर हर 6 महीने में दाम निर्धारित किए जाते थे। अगर आप देखेंगे तो वैश्विक कारणों के कारण विगत 2 वर्षों में, 1.5 से 2 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय दामों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अगर मैं आपको बताऊं कि डोमेस्टिक गैस का निर्धारित प्राइस जो 1 अक्टूबर 2020 में $1.79 था पर MMBTU, वो बढ़कर 1 अक्टूबर 2022 में $8.57 हो गया, यानी कि $1.79 से बढ़कर $8.57 हो गया 2 वर्षों में। और इससे जो पाइप नेचुरल गैस के और सीएनजी के जो हमारे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के उपभोक्ता थे, उनको ऊंचे दामों का बोझ सहना पड़ता था। किसानों को तो रियायती दाम पर खाद मिलती रही, भारत सरकार पर भी उसका बोझ पड़ा, और हमारे उपभोक्ताओं पर बोझ ना पड़े तो इसकी परिस्थितियों को देखते हुए जो बदलाव किया, इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था और एक्सपर्ट कमेटी ने जो अपने सुझाव दिए हैं उसी के आधार पर संशोधन है। पहला ये है कि डोमेस्टिक गैस के प्राइस अब इंटरनेशनल हब गैस के प्राइस के जगह, जो उसमें बदलाव किया, उसकी जगह अब इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है और डोमेस्टिक गैस का प्राइस, यानी कि डोमेस्टिक गैस का दाम अब इंडियन क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय प्राइस का 10% होगा। मान लीजिए अगर 85% दाम है क्रूड का, तो उसका 10% $8.5 होगा और ये अब हर महीने तय किया जाएगा, हर 6 महीने में तय नहीं होगा। दूसरा, इसकी फॉर्मूला से जो निर्धारित हमने किया है कि एक फ्लोर प्राइस गैस का, जो गैस प्राइस का है, एक फ्लोर और सीलिंग, ये दोनों ही तय होंगी। फ्लोर को $4 रखा गया है और सीलिंग को $6.5 रखा गया है। इससे उपभोक्ता भी बचे रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री भी बची रहेगी। अगर बहुत कम हो जाता है तो भी इंडस्ट्री को नुकसान होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है तो उपभोक्ताओं को इसका नुकसान होता है, तो इससे दोनों की रक्षा की जाएगी। सीलिंग को पहले 2 वर्षों के लिए रखा गया है और ये प्राइस जैसे मैंने कहा प्रति माह घोषित हम लोग करेंगे।
और इसमें हमारा प्रयास ये भी है कि डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन बढ़े, तो उस दिशा में भी पॉलिसी में 20% प्रीमियम उनको अतिरिक्त उत्पादन पर मिलेगा, ये भी उस दिशा में दिया गया है। अगर आप पिछले वर्ष देखेंगे तो लगभग 50% होता है। 50% हम इंपोर्ट करते हैं, 50% घरेलू उत्पादन से हम भारत की मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसमें नई टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूसर इस्तेमाल करें, उससे लाभ होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। गैस प्रोड्यूसर्स एवं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बैलेंस रखते हुए ये गैस इकोनॉमी को, गैस आधारित इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया जाएगा और साथ ही साथ देश में गैस के उत्पादन को भी इससे बढ़ावा मिल पाएगा। अगले दो निर्णय हैं वो मैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि आपके सामने रखें। गैस प्राइसिंग को लेकर अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप उसके बाद पूछ सकते हैं। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। मंत्रिमंडल ने आज दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक तो एक ऐसा निर्णय जो मुझे विश्वास है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी क्रांतिकारी पहल लेते हुए एक बड़ा साहसी निर्णय लिया था, ओपनिंग अप ऑफ द स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इससे पहले गत 7 दशक तक हमारा अंतरिक्ष विभाग एक तरह से गोपनीयता के पर्दे में काम करता था। बाहर की दुनिया को वहाँ एक्सेस नहीं थी, पहुँच नहीं थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये भी एहसास हो रहा था कि उसके विकास में यही बात शायद बाधा बन रही है। और जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा थी, उनकी योग्यता, उस समय में भी जब हमारे अंतरिक्ष विभाग में बहुत कम व्यवस्थाएं थीं और डॉक्टर साराभाई ने जब उसको स्थापित किया तो कहा जाता है कि साइकिल के कैरियर पर वो उठा करके लॉन्चर ले जाते थे। उस समय भी विश्व स्तर की योग्यता और प्रतिभा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की थी, लेकिन कमी जो थी वो उस तरह की पॉलिसी प्लानिंग लेवल पर या पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर प्राथमिकताओं की थी। उसकी भरपाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक निर्णय लिया था कि इसको पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया। उसका नतीजा ये है कि आज 3 वर्षों के भीतर इसरो में ही लगभग 150 तक स्टार्टअप्स की संख्या पहुंच गई है। और आपने स्वयं देखा होगा टेलीविज़न पर भी कि बहुत सारे हमारे पास प्राइवेट ग्रुप्स आ गए हैं, रॉकेट लॉन्चर स्टार्टअप, स्काई रूट ग्रुप, ऑर्बिट विक्रम 1, इस तरह से अग्निकूल, स्काई रूट का आपने देखा भी है। इसके अतिरिक्त 2 और निर्णय लिए गए साथ ही साथ 2019 में, फिर 20 में, किस प्रकार इसको सुविधाजनक बनाया जा सके, इसमें सरलता लाई जा सके फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो एक सिंगल विंडो की व्यवस्था हुई, जैसे कहा गया इन स्पेस, यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, which will act as a kind of a coordinator between the public sector and private sector. दूसरा, इसी तरह से न्यू स्पेस लिमिटेड नाम की एक PSU वहाँ पर स्थापित की गई, which could also then collaborate with the private sector. तो हमारा PP पार्टिसिपेशन एक इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया और उसका नतीजा ये है कि आज इंडिया इज़ अ फ्रंट लाइन नेशन एज फार एज स्पेस टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। हमारी जो इनपुट्स हैं मार्स मिशन की आज नासा को उपलब्ध हो रही हैं। हमारे यहाँ चंद्रयान ने जाकर के डिस्कवर किया द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून, एंड इन द लाइटर वेन पीपल से दैट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू लैंड, हैड ए स्ट्रॉल अराउंड बट कुड नॉट सी द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट वाज द इंडियन मिशन वी सॉ। तो कहने का तात्पर्य ये कि उस चीज़ को समझते हुए, उसका महत्व और हमारी प्रतिभा को बल देते हुए ये सारे निर्णय लिए गए थे। अब उसको आज किस प्रकार से स्ट्रीमलाइन किया जाए, हमारे विभाग ने काफ़ी समय लगा करके एक इंडियन स्पेस पॉलिसी का एक दस्तावेज तैयार किया था। आज कैबिनेट ने उसको मान्यता दी है, जिसका नाम रहेगा इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, एंड विच in brief would offer clarity to the role of each of these other components which have been set up to enhance the role of the Space Department, to give a boost to the activities of the ISRO missions, and to have a larger participation, extended participation between
the research academia, startups, and industry. And industry also will be feeling emboldened and enabled to have a larger participation. तो इसका ये दस्तावेज आज जारी हुआ है, इसकी प्रतियां आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त दूसरा निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही उपस्थिति में एक MOU पर हस्ताक्षर हुए थे 30 मार्च 2016 को, और ये हुए थे एक लिग्नो ऑब्जर्वेटरी रहती लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, मोस्टली रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी के स्टार्स को स्टडी करना, न्यूट्रॉन्स, ब्लैक होल्स। तो जो हमारे ब्रह्मांड के बहुत सारी बारीकियां हैं, और अब तो चूँकि बहुत सारी मात्रा में स्क्रैप भी आ रहा है, स्पेस स्क्रैप, जैसे कचरा धरती पर इस तरह, तो छोटे 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 ना केवल अनुसंधान और शोध की दृष्टि से, बल्कि उसका हमारे अन्य पहलुओं पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है, तो उन बारीकियों को समझने के लिए ऑब्जर्वेटरीज की एक कल्पना की गई है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक विश्व भर में केवल 2 ऑब्जर्वेटरीज इस प्रकार थीं, 2 यूनाइटेड स्टेट्स में थी। तो ये जो MOU में हस्ताक्षर हुए थे प्रधानमंत्री जी की ही पहल पर, इसमें ये निर्णय लिया गया और USA ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो तीसरी ऑब्जर्वेटरी होगी उसकी स्थापना भारत में की जाएगी। तो ये हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का भी विषय है। इट ऑल्सो एड्स स्टीम टू इंडियाज़ कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ एज फार एज आर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर स्पेस कैपेबिलिटीज़ आर कंसर्न। और ये 2600 करोड़ रुपए की लागत से दिस लेज़र ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप। इसके लिए स्थान का चयन किया गया है महाराष्ट्र में हिंगोली स्थान पर। एंड एज आई सेड इन अ नटशेल, it will add to our astronomical capabilities and will enable us to offer inputs and feedback not only to India but to the rest of the world, thereby giving a global role to India through the medium of space technology. B, of course, the experimental astronomy, experimental physics, in which India is now taking a lead. Third, create the next generation of astro scientists and the space scientists, because most of our such premier institutions abroad, including NASA, are now being manned by Indian hands, Indian boys and girls. So we are now providing that kind of manpower also. And fourthly, lastly, it will also be able to cater to the industry. और मैं तो ये कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अमृत काल के 25 वर्ष में भारत एक सीमा, एक शिखर पटल पर पहुँचेगा, that journey has already started through the medium of space. धन्यवाद। Thank you. मित्रों, इससे पहले कि आप लोग प्रश्न पूछें, आपके मन में एक सवाल तो ये आ रहा होगा कि ये जो तोहफा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा के स्थापना दिवस पर आज दिया है, जिससे किसानों को, घरेलू उत्पादकों को, इंडस्ट्री को, व्हीकल वाले जो CNG और PNG का इस्तेमाल भी करते हैं, इन सबको कुल मिला के कितना फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप दाम देखेंगे इस पे, तो ये टेंटेटिव चार्ट एक दिखाता है कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है APM प्राइसेस में कमी होने का CNG और PNG के। पुणे में अगर CNG 92 रुपये प्रति किलो है तो कम होकर 87 रुपये हो जाएगी, और वैसे ही अगर PNG 57 रुपये है तो कम होकर 52 रुपये हो जाएगी। यानी कि 10% का सीधा ही आपको PNG पर फर्क पड़ रहा है। ऐसे ही सिंधुदुर्ग में अगर 55 रुपये है तो 50 रुपये रह जाएगी, तो लगभग 10% का फर्क पड़ेगा। मुंबई में 54 है तो 49 रुपये रह जाएगी, लगभग 10% का फर्क वहाँ पर भी है। दिल्ली में भी अगर 53 रुपये 49 पैसे है तो कम होकर 47 रुपये 49 पैसे रह जाएगी, लगभग 5 रुपये यहाँ पर भी, 6 रुपये यहाँ पर भी फ़र्क पड़ता है। और इसी तरह से बेंगलुरु में 58.5 से कम होकर अगर 52 रहती है तो लगभग 6.5%। तो कुल मिलाकर 10% तो सीधा ही PNG पर अप्रॉक्सीमेटली इसका फ़र्क पड़ेगा। CNG में थोड़ा कम फर्क पड़ेगा,
लेकिन पीएनजी वाले में 10%, तो वहाँ पे 7 से 9% के बीच में वहाँ पे भी उसका फर्क पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमारे घरेलू उपभोक्ता हों उनको भी, हमारी बहनों के लिए भी, हर परिवार के लिए जहाँ पे पाइप्ड नेचुरल गैस जाता है, जो सीएनजी की कंजम्पशन अपनी गाड़ियों से लेकर इंडस्ट्री में करते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। तो एक बड़ा लाभ आज दिया गया है। We can start the question from first he, because he raised. I will come to all of you. प्रकाश। सर, एक तो ये कीमत में कमी कब से इफेक्टिव, मतलब उसका असर दिखने लगेगा, ये जानना है। ये फैसला आज अभी हुआ है रात को, कल इसके विषय में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, तो ये परसों से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट शशीर। सर, 2 क्वेश्चन है। पहला तो जो फाइनल प्राइस है वो सीलिंग प्लस 20% प्रीमियम, राइट सर? नहीं, वो क्लैरिफाई एक कर दें सर। और दूसरा, सीएनजी में एग्जैक्ट परसेंटेज का रिडक्शन कितना हो सकता है सर? देखिए, जैसे मंत्री जी ने आपको अभी अवगत कराया, जो एपीएम प्राइस है वो क्रूड का 10% उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, जैसे अभी $85 अगर इंटरनेशनल इंडियन बास्केट मान लीजिए अगर है, तो $8.5 होता है। ये तो प्राइस हुआ। ओएनजीसी और ओआईएल नॉमिनेटेड फील्ड्स जहाँ पर हैं, उन पर ये प्राइस कैप लग रहा है $4 नीचे और $6.5 ऊपर। अर्थात जो गैस ओएनजीसी और ओआईएल के नॉमिनेटेड फील्ड से निकल कर आ रही है, उसकी प्राइस 8.5 ना होकर 6.5 पर कैप हो गई। दूसरी बात, जो 20% है, वो 20% उन चीज़ों के लिए है कि इन्हीं नॉमिनेटेड फील्ड्स में अगर प्रोड्यूसर नया इन्वेस्टमेंट करता है, नई टेक्नोलॉजी करता है या नए वेल करता है, तो उस वहाँ से जो गैस निकलेगी उसके लिए 20% प्रीमियम है। जी। नेक्स्ट लक्ष्मण। लेकिन वो वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय दामों से बहुत कम होगा। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय दाम आज देखेंगे, और उसमें शिशिर जी क्या है, हम अपनी डोमेस्टिक इसको क्रूड गैस की उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वो प्रीमियम दे रहे हैं, और जो ऑलरेडी सैंक्शन है उसी के ऊपर ये प्रीमियम मिलता है। यानी कि आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, घरेलू उत्पादन बढ़ जाएगा। वो वैसे भी जो 8.5 है उसकी बजाय $6.5 ही कैपिंग कर दी है, हायर साइड पे कैप कर दिया, और फ्लोर $4 किया है, ताकि कंपनी को भी जो 1.79 पे गया उस भी तरह भी ना नीचे गिरना पड़े। तो दोनों के हितों की रक्षा की गई है। कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा ध्यान इसमें रखा गया है। जो भी 20% होगा वो तो एडिशनल पे ही होगा। सर, मैं लक्ष्मण हूँ, सीएनबीसी आवाज़ से। मेरा सवाल ये है कि जो 20% हाइक आप करें को भी कंज्यूमर को पे करना होगा, तो कैसे ये अंतर करेंगे कि ये नए कुएं से निकाली गई गैस है या फिर जो नॉमिनेटेड फील्ड्स है? एक सवाल और है कि ये सारे जो नए फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले नॉमिनेटेड फील्ड पे ही होंगे, जो डिफ़िकल्ट फील्ड हैं उस पे लागू नहीं होंगे? क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ? और इसमें सीलिंग में बढ़ोतरी कब की जाएगी, कितनी की जाएगी? सीलिंग में क्या आगे चल के समीक्षा भी की जाएगी सीलिंग की? इसका क्या फॉर्मूला? तो आपका तीसरा सवाल जो था कि क्या हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए नहीं है। ये 4 और 6.5 2 साल के लिए है। 2 साल के बाद प्रति वर्ष 25 सेंट का इजाफा है, मतलब 25 सेंट्स, $0.25 पर ईयर इज़ द इंक्रीज इन दिस कॉरिडोर। तो 4 और जो 6.5 ऊपर है, 6.5 को 0 आफ्टर 2 years, every year there is an increase of $0.25. सपना। So that is, हाँ नहीं अभी उनके, हाँ अच्छा, जो आप ये पूछ रहे हैं कि 20% वाला जिस पर मिलना है वो कैसे डिटरमिन होगा, उस पे डायरेक्ट मंत्रालय की तरफ से डिटेल गाइडलाइंस जारी की जाएंगी ताकि अलग रखा जाए, क्योंकि हमें पता है हर वेल से जो प्रोडक्शन निकल कर आती है वो रिपोर्ट होता है डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन्स के यहाँ, और हर नए वेल के लिए जो फील्ड डेवलपमेंट प्लान होता है उसके हिसाब से हमें पता होता है कि कहाँ से क्या गैस निकल कर आ रही है। क्योंकि वो गैस डालने के लिए नया इन्वेस्टमेंट करना है प्रोड्यूसर को, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करनी है, इसलिए वहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इवेंचुअली उसका भी एक अलग ठेका वो प्रोड्यूसर देगा, एक जो इंटरमीडिएट है उसको, और फिर इंटरमीडिएट आगे उसको बेचेगा।
अच्छा, डिफ़िकल्ट फील्ड जो हैं वो 2016 की गाइडलाइंस में, 2014 की गाइडलाइन में नहीं हैं। डिफ़िकल्ट फील्ड जिनको हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कहते हैं, वो 2016 की गाइडलाइन है। कैबिनेट ने जो आज फैसला किया है वो 2014 की गाइडलाइन में किया है, जो कि सिर्फ एपीएम के लिए अप्लाई करती थी, और एपीएम मेनली अप्लाई करता है नॉमिनेशन फील्ड्स के लिए जो ओएनजीसी एवं ओआईएल के पास हैं। Sapna. Sir, just a reiteration, I mean, more or less you have explained everything, but just give us the broad highlights again, please, if you don't mind. 5 broad highlights, and this 10%, 20%, old field, new field, 2016 versus 2014. आप अगर संक्षिप्त में जानना चाहते तो इतना है कि 2014 में जो नेचुरल गैस की प्राइसिंग से संबंधित गाइडलाइंस थी उसमें आज बदलाव किए गए। उस समय दुनिया की जो 4 ऐसी गैस की मार्केट्स हैं वहाँ पे तय उसके प्राइसिंग पर स्थानीय डोमेस्टिक प्राइस निर्धारित किए जाते थे। एक कमेटी का गठन किया गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम पिछले 2 वर्षों में $1.79 से बढ़कर जैसे $8.75 बढ़ So that we have गया। तो उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है उसके 2 पहलू हैं जिसको लागू किया गया कि डोमेस्टिक गैस के प्राइस जो हैं, जो पीएनजी और सीएनजी के हैं, जो नॉमिनेटेड वेल्स हैं जो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के पास हैं, उनको अब इंटरनेशनल हब्स के गैस के प्राइस की जगह अब जो इंटरनेशनल क्रूड जो इंपोर्टेड क्रूड प्राइस है उसका 10%, यानी कि इंडियन क्रूड बास्केट जो है उसका 10% उसका प्राइस तय होगा। इसी तरह से उसकी फ्लोर और सीलिंग तय की गई है कि $4 फ्लोर और $6.5 सीलिंग उसका रखा गया है। इसके अलावा ये 2 साल तक फिक्स रहेगी, और अगर कोई एडिशनल उत्पादन करता है अपनी उसी नॉमिनेटेड वेल में से तो उसको 20% प्रीमियम मिलेगा। जो उत्पादन घरेलू जैसे दोनों कंपनी ओएनजीसी या ओआईएल करते उसके ऊपर उनको 20% एडिशनल प्रीमियम मिलेगा। इसमें कुछ रह गया तो आप ऐड कर सकते हैं। सर प्रकाश प्रियदर्शी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो किरीट पारिक कमेटी, एज पर द किरीट पारिक कमेटी रिकमेंडेशन, देयर वाज नो timeline for implementation of ceiling, but the release says it will be applicable till 2 years, then there will be incremental ceiling, there will be enhancement in ceiling prices. And दूसरा क्वेश्चन है सर, किरीट पारिक कमेटी का रिकमेंडेशन ये भी कहता है कि 2027 से इसको डीकंट्रोल कर दिया जाएगा, तो उसमें भी कोई बदलाव है या ये टाइमलाइन बना हुआ है? आज का फैसला आपके सामने है। वो नहीं है ना मैडम, वो 2016 की गाइडलाइंस है। Sagar. मूल विषय यह है, देखिए बड़ा क्लैरिटी, 2014 की गाइडलाइंस में बदलाव हुआ है। जो नॉमिनेटेड फील्ड्स हैं किसके पास है? ओएनजीसी के पास है, ऑयल इंडिया के पास है, और उसके ऊपर जो दुनिया की 4 ऐसी मार्केट्स के गैस प्राइस के ऊपर पहले दाम निर्धारित होते थे अब वहाँ पर नहीं होंगे। इंपोर्टेड क्रूड बास्केट जो इंडियन क्रूड बास्केट है उसके ऊपर अब जो मान लीजिए 10% उसका जो क्रूड बास्केट का दाम है वो रेट यहाँ पर होगा गैस का, पाइप नेचुरल गैस का और कंप्रेस नेचुरल गैस का। और अगर घरेलू उत्पादक उसमें से उन्हीं फील्ड में से अगर एडिशनल प्रोडक्शन करते तो उसको 20% प्रीमियर मिलेगा। मैं पर ये कैबिनेट का निर्णय है। कमेटी की साजिश सिफारिश है, Yeah. कमेटी की तो सिफारिश है ना, निर्णय तो कैबिनेट का है। So my question is to you, after this space policy, will ISRO focus more on science-based missions and research and leave the launch business to the private sector? No, it's not that. Actually, in every sector, the private sector is getting involved and it's being encouraged to get involved. I think one hallmark of the Prime Minister Modi's regime has been that
space is no longer confined to launchings. And you would recall that way back in 2015, there was a 3-day brainstorming, which was held at the behest of Prime Minister Modi, where each of the sectoral ministries and departments was made to interact with the representatives from the space department in order to understand where in space technology could step in. The result now is that in the last 5-6 years, you have space technology applicable in highways construction, in railway tracks, in smart cities, in agriculture sector in a very big way. I don't have to elaborate. In health sector, telemedicine, etc. So space technology is now virtually in every household, even education sector. So it's already there. Launching is one part of it, to keep pace with the world progress, and the application to bring ease of living for the common citizen is something I think which India is ahead of other countries in having initiated. Sir, एक question permit करें. Pallav is Oh, Pallav, yes. Should I ask? Please, please. Pallav is asking, a good move on LIGO, but Dr. Jitendra Singh ji, how will LIGO at Hingoli help in tracking space scrap? To best of my knowledge, LIGO only help detect gravitational waves. Absolutely. No, he is right. So it is actually, as the name suggests, see, he is in the habit of trying to find out spelling mistakes, but which has not happened. See, LIGO stands for Laser Intermeter Gravitational Wave Observatory. Absolutely so. What I am saying is that new sectors are emerging. Now, scrap is a new sector, and you would be happy to recall that we are even getting offers from private players to become partners in, scrap cleaning missions. So, absolutely, this LIGO is not dedicated to scrap cleaning, but scrap is one of the areas where also we have now developed technology under the Modi government, and one of the state-of-art technology was set up in Bengaluru only last year. Last question from Chopra on to you, sir, on space. Dr. Singh, I just wanted to know, can you spell out by when will this third state-of-the-art observatory in Hingoli be set up? I think it's by 2030 is the timeline as of now, which has been laid down. There could be some difference in that. But it's good. I should have actually said that. So thanks for prompting me. Thank you very much. देखिए, ऐसे तो कई सेक्टर्स को इसका फ़ायदा मिलेगा. पावर जनरेशन की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें, पाइप नेचुरल गैस में उपभोक्ताओं की बात करें, इसलिए मैंने कहा कि सब सेक्टर्स पर ये जब पाइप नेचुरल गैस के और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के जब दामों में कमी आएगी, जो लगभग 10% तक आएगी, तो उसका पूरा इंडस्ट्री से लेकर डोमेस्टिक कंज्यूमर तक सबको उसका लाभ मिलेगा. ये तो घरेलू उत्पादन की बात कर रहे हैं. और अगर आप बोझ की बात करें तो कोविड के टाइम पे तो 1.79 पे बेच रहे थे, उससे तो बेहतर है. Thank you very much, friends. Thank you, Minister.